आज देश समेत दुनिया भर में दिखी योग दिवस की धूम। कोरोना काल में 7वें योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। पटना से सटे हाजीपुर के एक गांव में 200 से ज्यादा घर पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ बड़ा एनकाउंटर। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर, कई इलाकों में पहाड़ कटने की वजह से रास्ता बंद हुआ। खास बच्चों के लिए महानगर पालिका ने 100 बेड का वार्ड अलग से तैयार किया। ये सब खबरें आपको बताएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर, 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ है और पहले ही दिन देश ने वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया। 24 घंटे में करीब 81 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए देश को दी और देश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई भी दी, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि देश ने अगर वैक्सीनेशन की इस रफ्तार को कायम रखा तो फिर इस साल के अंत तक पूरी आबादी को वैक्सीन का लक्ष्य हासिल हो सकता है। देश में 81 लाख का जो रिकॉर्ड बना है उसमें मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान है क्योंकि मध्य प्रदेश ने अकेले कुल 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है, जबकि शिवराज सरकार ने 10 लाख लोगों का टारगेट तय किया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुआ कोरोना के नए मामलों का अब तक का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए मामले गिरकर 100 के नीचे आ गए हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर ये बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं। इस साल एक दिन में कोरोना के नए मामलों का ये सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 0.16% पर पहुंच गई, जो अब तक की न्यूनतम दर है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर अब 10 मार्च के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। 10 मार्च को दिल्ली में कुल 1900 सक्रिय मरीज थे, जबकि आज की तारीख में ये संख्या 1996 की है। यात्रा, कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला हुआ है। आस्था के दर पर इस बार भी महामारी ने अड़चन डाल दी है। ये लगातार दूसरा साल है जब तीर्थयात्री अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। कोरोना के संकट की वजह से यात्रा को रद्द किया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाबा अमरनाथ के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु 28 जून से अमरनाथ गुफा के अंदर मौजूद बर्फ के शिवलिंग के दर्शन ऑनलाइन कर पाएंगे। परंपरा के मुताबिक इस साल 22 अगस्त को छड़ी मुबारक को अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाएगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा झटका। हिंसा की जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव नतीजों के बाद सामने आई थी। इसी हिंसा के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की टीम को हिंसा प्रभावित राज्यों में दौरा करने को कहा था। ममता सरकार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दर्ज की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, चुनाव के बाद हिंसा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास 541 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के पास एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। चुनाव के बाद भी हिंसा होना चिंताजनक है। 2 मई को ममता बनर्जी की जीत के बाद बंगाल के कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी पर और टीएमसी ने बीजेपी नेताओं पर उकसाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इस बार बीजेपी ने बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही खूब प्रचार किया था, लेकिन जीत ममता को हासिल हुई थी। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब में बांटी गई नौकरियों पर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायकों के बेटों को नौकरियां देने पर सवाल उठाकर कैप्टन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर जारी असंतोष को ठंडा करने के लिए नौकरियां देने की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की जुगत उल्टी पड़ती दिख रही है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा दिए। जब आप किसी एमएलए के बेटे को नौकरी देते हो तो वो फॉर द पीपल, तरस के आधार पे, शहादत के आधार पे, तीसरी पीढ़ी के बाद तरस के आधार पे है। क्या आप कतार में आखिरी आदमी को तरस के आधार पे, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसको दोगे, या कतार में आगे खड़ा हुआ प्रिविलेज्ड आदमी उसको आप नौकरी दोगे? 2 मई को 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 2 मई को
नौकरी दोगे? इस बीच कैप्टन के सियासी विरोधी और कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपने भतीजे और एक अन्य विधायक के बेटे को इंस्पेक्टर और तहसीलदार की नौकरी छोड़ने को कहा है। यूपी में धर्म परिवर्तन कराने के एक बड़े रैकेट का खुलासा। जरूरतमंद गरीबों को लालच देकर कराया जाता था धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती थी फंडिंग। पुलिस की गिरफ्त में ये वही 2 आरोपी मौलाना हैं जिन पर यूपी में लालच देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा है। यूपी की ATS के मुताबिक दोनों आरोपी मौलाना लखनऊ में एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। ये गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे और अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इस धंधे के लिए पूरा पैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भेजती थी। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस रैकेट ने यूपी के कई जिलों में गरीब बच्चों से लेकर जरूरतमंद महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े हर ताल को खंगाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से खड़ा हुआ बड़ा विवाद। अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि ओम कहने से योग शक्तिशाली नहीं होगा। संतों ने जताई नाराजगी। योग दिवस पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का ये वही ट्वीट है जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर कहा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इसके बाद संतों और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। इस तरह के कांग्रेस नेता का बयान एक तो हिंदू सनातन धर्म का कहीं न कहीं अपमान दर्शाता है। उनको पता होना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी को कि ओम के उच्चारण किसी के अगर मंत्र के साथ लग जाता है तो महामंत्र हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है। जो उसमें इस्लाम को जोड़ने का काम किया, कहीं न कहीं देश में सद्भावना बिगाड़ने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। इनकी आदत ये है कि जब भी या तो कुंभ आएगा, होली आएगी, जो भी हिंदुओं का त्यौहार आएगा, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलना है जिससे हिंदू मुस्लिम का सद्भाव आपस में बिगड़े। इनको ये परेशानी है कि कांग्रेस के राज में हर साल इस देश में दंगा होता था। पिछले 7 वर्षों से जब से मोदी सरकार आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक भी कोई धर्म के आधार पर दंगा नहीं अभी तक भड़का है। इसका श्रेय उनको जाता है, तो उनको इस बात से तकलीफ है। अभिषेक मनु सिंघवी के इस बयान पर कांग्रेस भी बैकफुट पर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भगवान शिव को योग का प्रवर्तक बताया, तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभिषेक मनु सिंघवी के बयान का विरोध किया। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए बातचीत के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि गुपकार गठबंधन भी कल तक अपने पत्ते खोल सकता है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में एजेंडा क्या हो, ये तय करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगातार बैठकें चल रही हैं। एनसी के नेताओं की आज फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक हुई। कल भी उनकी बैठक होनी है। यही नहीं, पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर गुपकार गठबंधन भी कल ही अपना रुख तय कर सकता है। बगैर प्रेशर के हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री साहब को अपनी रियलाइजेशन आई। उन्होंने सोचा कि इस रियासत को अब आगे अमन के दिन देखने चाहिए। जिस तरह से भी रियलाइजेशन आई, बहुत बेहतर रियलाइजेशन है और उम्मीद करते हैं कि आगे अमन हो। न सिर्फ हमारे अंदरूनी हालात बेहतर रहे, लेकिन बाहर के भी जो हालात वो बेहतर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब से LOC ठंडी पड़ी है, काफी राहत की सांस है उन लोगों में जो LOC की बात करते हैं। गुपकार गठबंधन क्या फैसला लेगा, इसकी तस्वीर तो 24 जून को होने वाली बैठक से साफ होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली इस अहम बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में सियासी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने पर बातचीत हो सकती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल। दिल्ली में मंगलवार को शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों काफी सक्रिय है। रविवार को ही मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। आज दिन में ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर से उन्होंने मुलाकात भी की है।
पीके और पवार की 15 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। खबर है कि मंगलवार को शाम दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के राष्ट्रीय मंच के बैनर तले ये मीटिंग बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 विपक्षी दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में इन दिनों लगे हुए हैं और इसी क्रम में वो कई दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ बड़ा एनकाउंटर। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट को ढेर किया। मारे गए मिलिटेंट में एक लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित भी शामिल। मशीन गन से गोलियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। सेना की गाड़ियों की आवाज गरज रही है और देखिए सेना के जवान कैसे एक्शन में दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये हलचल तब हुई जब सोपोर में मिलिटेंट्स के साथ शुरू हुआ बड़ा एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में देश के 3 बड़े दुश्मनों को ढेर किया गया। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर मिलिटेंट मुदस्सिर पंडित भी शामिल है। 3 मिलिटेंट बाइक से आया और अंधाधुंध पीछे से फायर किया, जिसमें 3 सिविलियन जख्मी हो गए, 4 पुलिस वाले। बाद में दोनों सिविलियन का डेथ हो गया, 2 पुलिस वाले का वहीं शहीद हो गए और हमारे 1 सिविलियन और 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। और इसमें लश्कर तैयबा का जो फयाजवार है लोकल मिलिटेंट है और दूसरा मुदस्सिर पंडित, दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। लश्कर के कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत तीनों मिलिटेंट्स की सुरक्षा बल कई दिन से तलाश कर रहे थे। मिलिटेंट्स की पहचान के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। मुदस्सिर पंडित 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों की मुदस्सिर पंडित और उसके साथियों की तलाश अब असली अंजाम तक पहुंच गई है। कश्मीर में 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 500 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, मंदिर में दर्शन किया और वैक्सीन सेंटर का भी जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ सुबह सुबह अहमदाबाद से गांधीनगर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 1 किलोमीटर लंबा ये खोडियार फ्लाईओवर अहमदाबाद के वैष्णो देवी और गांधीनगर को जोड़ता है। साल 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और इस उद्घाटन के साथ ही आज उन्होंने गांधीनगर के रूपल में वरदायिनी माता के मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री ने गांधीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर का भी मुआयना किया। आज से देश में फ्री वैक्सीन की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री के साथ इस दौरे में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। कई घंटों बाद कंट्रोल हो पाई राजधानी दिल्ली की एक जूता फैक्ट्री में लगी आग। इस दौरान फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को भी निकाला गया। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके के उद्योग नगर में जूते की फैक्ट्री में सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास आग लगी, लेकिन उस आग पर काबू पाते पाते कई घंटे लग गए। पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई थी। 4 लोग शुरुआत में ही बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे, 2 लोगों को बाद में निकाला गया। बाकियों की तलाश की जाती रही, लेकिन आग पर काबू पाने के बावजूद बिल्डिंग इस कदर धुएं से भरी रही और तपती रही कि फायर डिपार्टमेंट के लोगों को भी सर्च ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। आग लगी कैसे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि गोदाम में रखे केमिकल की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग बड़ी तेजी से फैली। गाजियाबाद बुजुर्ग केस में ट्विटर ने दिखाए तेवर, कहा इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं, पुलिस को बदलाव कर नया नोटिस भेजना चाहिए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का ये वही वीडियो है जिसको लेकर ट्विटर के अधिकारियों पर यूपी में केस दर्ज हुआ है। ट्विटर के अधिकारियों को पेशी और जवाब नोटिस में मांगे गए थे, लेकिन ट्विटर अब तेवर दिखा रहा है। ट्विटर ने कहा हमारे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग मारपीट के वीडियो जैसे मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करते। पुलिस अगर हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो दूसरा नोटिस भेज सकती है। गौरतलब है कि गाजियाबाद बुजुर्ग केस में ट्विटर पर अफवाह से बिगड़ते माहौल को नजरअंदाज करने का आरोप है।
देश के नए आईटी कानून के बाद ट्विटर पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। ट्विटर के ताजा बयान से जुबानी जंग तेज होने वाली है। नए आईटी कानून पर ट्विटर को लगातार सरकार कड़े संदेश दे रही है, लेकिन ट्विटर गंभीरता नहीं दिखा रहा। मुंबई में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए मुंबई में तैयारी तेज। खास बच्चों के लिए महानगर पालिका ने 100 बेड का वार्ड अलग से तैयार किया। तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौनों से सजा ये कोई चिल्ड्रन पार्क नहीं है, बल्कि ये मुंबई का कोविड अस्पताल है, जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए व्यवस्थित किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई नगर निगम ने जंबो कोविड सेंटर 100 बेड का बाल वार्ड तैयार किया है और उसी वार्ड में बच्चों के मनोरंजन के लिए ये खिलौने सजाए गए हैं। कॉमिक्स, कहानी की किताबें, ड्राइंग शीट के साथ ही वार्ड की दीवारों को कार्टून और 3D पेंटिंग से भी सजाया गया है। अस्पतालों में अभिभावकों के लिए भी इंतजाम किया गया है, वहीं बच्चों के खास देखभाल के लिए नर्स को भी तैनात किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक सभी जोश में दिखे। मंत्रियों के अलावा देश के जवानों का भी जोश आज योग दिवस के दिन हाई दिखा। गलवान घाटी से लेकर चीन के पास पेंगोंग लेक तक जवानों ने दुनिया को योग से संदेश दिया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग दिवस की धूम दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने योग किया। रोम और दक्षिण अफ्रीका में योग करते लोगों की तस्वीरें आईं। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना काल में लगातार दूसरी साल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे वायरल तस्वीर। अमेरिका ने कैसे समंदर में एक के बाद एक धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया। काउंटडाउन शुरू होता है और फिर पानी के नीचे धमाका। यहां एक धमाका नहीं बल्कि एक के बाद एक कई धमाके ऐसे पानी के नीचे होते हैं। तस्वीरें अटलांटिक महासागर की हैं और जारी की हैं अमेरिका की नौसेना ने। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने समंदर में ये अनोखा अभ्यास किया। इस अभ्यास में समंदर में धमाके कर बड़ी बड़ी लहरें उठाई गईं और उनका असर वॉरशिप पर देखा गया। समंदर में धमाके और ऊंची लहरों के साथ अमेरिकी नौसेना ने यह देखा कि उनके जहाज किस तरह से युद्ध के हालातों के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।